हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तान ने ईरान के साथ कर दिया बहुत बड़ा खेला। दिन दहाड़े पीठ में पाकिस्तान ने घोंप दिया छुरा। दोस्तों, वार्ता के लिए इस्लामाबाद बुलाया, उधर सऊदी में भेज दी अपनी सेना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया में तैनात कर दिया अपने फाइटर जेट्स और सेना। क्या ईरान को डाइवर्ट करने का प्लान था ये समझौता? बताएंगे दोस्तों। इस खबर ने ईरान में मचा दी खलबली। क्या नहीं होगा अब समझौता? क्यों इधर ईरान को बुलाकर उधर सऊदी को भेज दिया लड़ाकू विमान और अपनी सेना? क्या है बहुत बड़ी खबर, आपको बताएंगे दोस्तों। वही शांति वार्तालाप में अब तक क्या हुआ, कहां तक पहुंची बात और कितनी दौर खत्म हुई, कहां फंस गया मुद्दा, क्या ये समझौता संभव भी हो पाएगा या नहीं? क्योंकि दोस्तों आपको बताएंगे आखिर ये कैसी शांति वार्ता करवा रहा है पाकिस्तान। इधर पीएम शहबाज ने की वेंस से मुलाकात, उधर ईरानी डेलीगेशन से अलग अलग की मुलाकात। आखिर ये कोई समझौता है? तो वहीं उधर ट्रंप ने भी खेल दिया बड़ा दाव। इधर ईरान को बुलाया बातचीत के लिए, उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में उतार दिया अपने 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज। वहीं ईरानी मूल लोगों पर भी अमेरिका का बड़ा एक्शन। बताएंगे बेशक ईरान पहुंच गया इस्लामाबाद बातचीत करने, लेकिन पाकिस्तान के सुरक्षा पर ईरान को भी नहीं भरोसा। इस्लामाबाद भेजा नकली विमान। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे नकली विमान किस लिए भेजा, जानकर आप भी जाएंगे चौंक के। ईरान है छोटा देश लेकिन है माइंडेड। वहीं भारत ने भी दोस्तों ऐसे समय में ईरान को भेज दी सबसे बड़ी मेडिकल मदद। और बंगाल चुनाव से अब तक क्या अपडेट सामने आए हैं? क्या रहा मोदी जी का बंगाल दौरा? क्या डीजल के बढ़ जाएंगे दाम? एक से एक बेहतरीन जानकारी आपके काम की बताएंगे दोस्तों। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान जैसा और अमेरिका जैसा दोगला देश कोई नहीं, जो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। और पाकिस्तान काबिल ही नहीं है मध्यस्थता करवाने के। और इस्लामाबाद में हो रही है ये शांति वार्ता, जिससे नहीं पड़ता भारत को कोई भी फर्क, क्योंकि भारत की है बेहतर कूटनीति। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान ने ईरान संग कर दिया बहुत बड़ा खेला। इधर वार्तालाप के लिए बुलाया अपने देश, उधर सऊदी को भेज दिए फाइटर जेट्स। जी हां दोस्तों, मिडल ईस्ट में मच गया हड़कंप। बता दें, पाकिस्तान एक तरफ अपनी आतंकी धरती पर अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करवा रहा है, तो दूसरी तरफ उसने शिया मुल्क की पीठ पर छुरा घोंप दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन सऊदी अरब पहुंच चुका है। इसकी पुष्टि खुद सऊदी अरबिया के रक्षा मंत्रालय ने की है। दोस्तों, पाकिस्तान का इस डबल गेम के बारे में हाल ही में पता चला, जब उसने सऊदी अरब में अपने इस फाइटर जेट्स को भेज दिया। इसके अलावा उसने मिलिट्री फोर्सेस को भी वहां पर भेज डाला। इससे मिडल ईस्ट में हड़कंप मच गया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को वजह बताई कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच हुए एक रक्षा समझौते के तहत सुरक्षा बढ़ाने के लिए फाइटर जेट्स और अन्य सैन्य बल सऊदी अरब भेजे हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और सहायक विमान देश के पूर्वी प्रांत में स्थित किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी तैनाती का मकसद संयुक्त रक्षा सहयोग को मजबूत करना और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को समर्थन देना है। 3 सूत्रों ने, जिनमें एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, रॉयटर्स को बताया कि ये विमान ईरानी हमलों के बाद भेजे गए हैं। इन हमलों में अहम ऊर्जा ढांचों का निशाना बनाया गया था और एक सऊदी नागरिक की मौत हो गई थी। इस तैनाती से आप पाकिस्तान की तगड़ी चाल समझ सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले इंतजार किया कि जब ईरान वार्ता के लिए हमारे देश आएगा उस समय ये तैनाती की जाएगी, जिससे कि ईरान कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। ईरान फिर ये ना कह दे कि सऊदी को पाकिस्तान ने क्यों दिए ये फाइटर जेट्स। अब हम अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद की धरती पर पैर नहीं रखेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने दिमाग तो बहुत लगाने का प्रयास किया और मौका देखकर चौका मारा है। इस तैनाती का समय काफी अहम है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हफ्तों से चल रहे तनाव के बाद मिडल ईस्ट में माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। यूएस और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के इस्लामाबाद में होने के दौरान सऊदी अरब में पाकिस्तानी सेना की तैनाती को खाड़ी देशों के सहयोगियों के लिए एक आश्वासन और बातचीत के आसपास के नाजुक सुरक्षा माहौल की याद दिलाने वाला कदम दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है।
दोस्तों सऊदी पर अटैक कर रहा है ईरान, और ईरान अभी है इस्लामाबाद में मौजूद, और सऊदी को भेज दिया है फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने। यानी कि जो एक तरफ शांति वार्ता की बात कर रहा है, वही दूसरी तरफ सऊदी को हथियार दे रहा है कि ले भैया कल को ईरान तेरे ऊपर अटैक करेगा तो इसी फाइटर जेट से तू भी ईरान पर अटैक कर दी हो। तो ये पूरा गेम है दोस्तों, ये पूरा पिक्चर है जो हमने आपको समझाया है, कैसे ईरान को फंसाने का प्रयास किया है पाकिस्तान ने, और ये पाकिस्तान करवाएगा समझौता। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है अवश्य लिख कर बताइएगा। साथ में जानकारी ये भी सामने आ रही है कि यूएई जो लगातार पाकिस्तान से अपने पैसे मांग रहा है, उस कर्ज से सऊदी अरबिया बदले में इसको बचाएगा। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब बदले में आश्वासन दिया है कि $5 अरब के कर्ज संकट में फंसे पाकिस्तान को वो वित्तीय मदद करेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय भारी कर्जों से जूझ रहा है। अकेले इसी महीने उसे करीब $5 अरब का कर्ज चुकाना है, जिसमें कुल लगभग $4.8 अरब का भुगतान शामिल है, जिसमें से कि $3.5 अरब तो सिर्फ और सिर्फ संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई को ही देना है। पाकिस्तान को अगर किसी दूसरे देश से वित्तीय मदद नहीं मिली या अगर पाकिस्तान के इस कर्ज की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो उसका विदेशी मुद्रा घटकर $11.5 अरब ही रह जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में नकदी संकट उत्पन्न हो सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में तनाव आ सकता है, जिससे अब पाकिस्तान को सऊदी अरबिया बचाएगा, और इसी के बदले में पाकिस्तान ने सऊदी में अपने सैनिक और फाइटर जेट्स भेजे हैं दोस्तों। तो यही थी वजह ईरान के पीठ में छुरा घोंपने की। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कि अब तक वार्तालाप कहां तक पहुंची है, इस्लामाबाद में शांति वार्ता कहां तक पहुंची और कहां पर जाकर अटक गई, आपको बता दें। जो अभी अभी जानकारी आ रही है सामने वो ये कि इस्लामाबाद में यूएस ईरान वार्ता का पहला दौर खत्म हो चुका है। 4 घंटे चली पहले दौर की बैठक, और बैठक में हॉर्मुज बना सबसे बड़ा अड़ंगा और लेबनान। जी हाँ, जानकारी सामने आ रही है शनिवार को शुरू हुई दोनों देशों की बातचीत देर रात तक जारी रही। शुरुआत राजनीतिक स्तर से हुई, लेकिन जल्द ही यह बातचीत तकनीकी स्तर तक पहुंच गई, जहां दोनों देशों के विशेषज्ञों ने अलग अलग मुद्दों पर गहराई से चर्चा की। करीब 4 घंटे तक पहले दौर की वार्ता चली दोस्तों। आमने सामने बातचीत के बाद भी साफ हो गया कि रास्ता आसान नहीं है। बातचीत खत्म होने के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लिखित प्रस्ताव सौंपे, जो इस बात का संकेत है कि मामला अभी लंबा चलने वाला है। यानी यूएस ईरान वार्ता का पहला दौर खत्म हुआ, लेकिन इसमें हॉर्मुज और लेबनान बड़ा मुद्दा बन गया, और यहीं पर आकर बात अटक गई दोस्तों। न ईरान मानने को तैयार है न अमेरिका। इस बातचीत में ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद है। इनके साथ दोनों देशों के आर्थिक, सैन्य, कानूनी और परमाणु विशेषज्ञ भी शामिल हैं, जो हर मुद्दे को तकनीकी नजर से देख रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर शामिल है। जी हाँ, वार्ता शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। ईरान चाहता है कि इस रास्ते पर उसका पूरा नियंत्रण बना रहे और वो यहां से गुजरने वाले जहाजों पर अपना पूरा नियम लागू कर सके। इसमें टोल टैक्स भी शामिल है, जिससे ईरान चाहता है कि उसे जंग में हुए नुकसान की भरपाई करने में आसानी हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि यह रास्ता पूरे तरीके से खुला और स्वतंत्र रहे, ताकि वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। यही टकराव इस बातचीत की सबसे बड़ी रुकावट बन गई है दोस्तों। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ ईरान ये भी चाहता है कि लेबनान में जो हमले हो रहे हैं वो पूर्णतः बंद हो जाएं। उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुके तो वह बातचीत में शामिल होगा ही नहीं। लेकिन अब वो बातचीत में शामिल हो चुका है, तो कह रहा है कि हम बातचीत में बेशक शामिल हो गए हैं, लेकिन जब तक लेबनान मुद्दे पर बात नहीं होगी, जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएगी, तब तक हम इसको सीज फायर नहीं मानेंगे। कुछ समय के लिए हमलों में कमी जरूर आई, लेकिन अमेरिका और इजरायल अब भी लेबनान को इस सीज फायर का हिस्सा मानने से बच रहे हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा भी बातचीत को लगातार उलझा रहा है दोस्तों। ईरान इस बातचीत में सिर्फ जंग रोकने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो लंबे समय के समाधान की मांग कर रहा है। वो चाहता है कि उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं, विदेशों में फंसे उसके अरबों डॉलर की संपत्ति वापस ईरान को मिल सके और उसके परमाणु कार्यक्रम को मान्यता दी जाए। इसके अलावा ईरान जंग में हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग कर रहा है और चाहता है कि अमेरिका क्षेत्र से अपनी सैन्य मौजूदगी कम करे। साफ शब्दों में कहे तो ईरान इस बार आधे अधूरे समझौते के लिए तैयार
नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ईरान का कहना है कि जब हम बातचीत के लिए फिजिकली इस्लामाबाद आए हैं तो बात सारी मांगों पर पूरी होगी, वरना नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब हम आप पर ये बात छोड़ते हैं दोस्तों, आपके हिसाब से किसकी मांगे, कौन सी मांगे सही है, कौन सी मांगे गलत है। फिलहाल हम भी अपनी राय रख देते हैं। हमारे हिसाब से अमेरिका जो कह रहा है कि हॉर्मुज को पूर्णतः फ्री कर देना चाहिए, ये एक इंटरनेशनल जगह है, जल क्षेत्र, और यहाँ पर सबके जहाज फ्रीली मूव करेंगे बिना किसी टोल टैक्स के। हमें लगता है अमेरिका यहाँ पर सही है, लेकिन वहीं जहाँ ईरान कह रहा है कि नहीं हम टोल लगाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि ईरान का भी कहना सही है, लेकिन हॉर्मुज पर टोल ना लगाए। आखिर अमेरिका ने जो अटैक किया है ईरान पर, उसका भुगतान हम जैसे देश, हमारे जैसे देश क्यों दे? कोई हमने तो अटैक नहीं किया, तो हम टोल क्यों दे? या हमारे जैसे कोई भी देश जो अपने जहाजों को हॉर्मुज से गुजारते हैं वो टैक्स क्यों दे? अगर आप भी मानते हैं कि ईरान को इसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका से, इजराइल से ये पैसा मांगना चाहिए, जो कि एक सेंस भी बनाता है दोस्तों, यही होना ही चाहिए। अगर आप भी हमारी बात से सहमत है तो कमेंट में हम सहमत हैं जरूर लिख दीजिएगा, भारी मात्रा में जो सहमत हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, पहले तो आप अपनी राय दीजिएगा कि आप लोगों को क्या सही, क्या मांगे गलत लगी हैं। और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा, और हर कोई दबाइएगा जो भी इस खबर को देख रहे हैं। भूल मत जाइएगा दोस्तों, वही आपको बता दें, इस वार्ता के बीच अमेरिकी सेना ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, हॉर्मुज स्ट्रेट में उतार दिया अपने 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज। जी हाँ, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने शनिवार से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की ओर से बिछाई गई समुद्री सुरंगों को हटाने का काम शुरू कर दिया है। ये कार्रवाई तब की जा रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है। शनिवार को ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 11 अप्रैल को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगी हटाने के लिए जरूरी हालात बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए अमेरिकी नौसेना के 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाजों ने वहां ऑपरेशन किए हैं। इस ऑपरेशन के तहत बारूदी सुरंगों को पता लगाकर हटाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उधर ईरानी मूल के लोगों पर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया, उनके ग्रीन कार्ड को रद्द कर दिया दोस्तों। हिरासत, डिपोर्टेशन और सख्ती दिखाई है इन पर अमेरिका के अधिकारियों ने। बता दें, एक तरफ जहां बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने ईरान के मौजूदा और बड़े पूर्व अधिकारियों के रिश्तेदारों के ग्रीन कार्ड यानी अमेरिका में रहने का अस्थायी परमिट रद्द कर दिए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ग्रीन कार्ड अमेरिका सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक खास दस्तावेज है जो किसी विदेशी नागरिकों को अमेरिका में हमेशा के लिए कानूनी तौर पर रहने और काम करने की इजाजत देता है। जिनके पास यह कार्ड होता है उन्हें लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं। ये अमेरिकी नागरिकता नहीं होती, लेकिन उसके बहुत करीब होती है दोस्तों। इस बार अमेरिका के विदेश विभाग ने 3 लोगों के ग्रीन कार्ड रद्द कर दिए। ये तीनों ईरान में पैदा हुए थे और लंबे समय से अमेरिका में कानूनी तौर पर रह रहे थे। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ईरान के बीच नहीं बनी बात तो कैसे चुकानी पड़ सकती है पाकिस्तान को बड़ी कीमत। जी हाँ दोस्तों, अगर वार्ता विफल हो जाती है और पाकिस्तान अपने पड़ोसी ईरान के साथ संघर्ष में घसीटा जाता है तो उसे एक संभावित भयावह स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब के साथ पारस्परिक रक्षा समझौते के कारण पाकिस्तान मध्य पूर्व के संघर्ष में शामिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर ईरान इस बातचीत में हामी नहीं भरता है तो कहीं ना कहीं मजबूरन पाकिस्तान को सऊदी के साथ जाना पड़ जाएगा, जो कि फिर एक और बड़ा विकराल रूप ले सकता है दोस्तों। फिर ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को भी फिर इस पिक्चर में सामने आना पड़ जाएगा। जी हाँ, साथ ही साथ वहीं आपको बता दें, जैसे जेडी वेंस पाकिस्तान जाने के लिए आनाकानी कर रहे थे, अमेरिका का सुरक्षा मंत्रालय क्लियर कह रहा था कि पाकिस्तान जाना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। जिसके बाद आसिम मुनीर ने कहा कि हम अपना F-16 लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट करने के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर से ही भेज देंगे और पाकिस्तान में आपके विमान के साथ साथ हमारे लड़ाकू विमान चलेंगे ताकि आपकी सुरक्षा की जाए। जिसके बाद जेडी वेंस दोस्तों मान गए कि ठीक है, हम पाकिस्तान आएंगे। वहीं दोस्तों ईरान को भी नहीं रहा पाकिस्तान पर भरोसा। अब ईरान ने क्या किया वो आपको बता दे, जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इस्लामाबाद ईरान ने नकली विमान भेज डाले। जी हाँ दोस्तों, असली प्रतिनिधिमंडल को छुपाने के लिए, उनकी पहचान को छुपाने के लिए उसने ऐसा किया। बता दें, इस शांति वार्ता से पहले एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी, जिसके चलते उसने असाधारण कदम उठाया। बताया जा रहा है कि ईरान को पाकिस्तान में संभावित हवाई हमले या सुरक्षा खतरे का डर था। इसी वजह से उसने इस्लामाबाद जाने के लिए
कई डमी विमान यानी नकली विमान या असली विमान जैसा दिखने वाला डमी विमान पाकिस्तान के इस्लामाबाद भेज डाले। इन विमानों का उद्देश्य असली प्रतिनिधिमंडल की पहचान छिपाना और संभावित खतरे को भ्रमित करना शामिल था। सूत्रों के अनुसार केवल एक विमान में असली ईरानी प्रतिनिधिमंडल सवार था, जबकि बाकी विमान सुरक्षा रणनीति का हिस्सा थे। इस कदम को एक डिकॉय ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हाई रिस्क स्थितियों में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बेशक अमेरिका और ईरान पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा पर ना तो अमेरिका को भरोसा है रत्ती भर भी, ना ही ईरान को। यह है आज के पाकिस्तान की स्थिति दोस्तों, लेकिन मजबूरी थी, इसीलिए इन दोनों को पाकिस्तान में आना पड़ा। समझौते के लिए और कोई चारा और कोई रास्ता नहीं था, यही है असली वजह। इस पर क्या है आपकी राय? पाकिस्तान की स्थिति पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा, लेकिन कमेंट में राय रखते हुए मेरा भारत महान जरूर लिख दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दे दोस्तों, भारत भी कुछ ना कुछ ऐसे समय में करता नजर आ रहा है जिससे कि भारत अपनी साख और मजबूत कर सके। आपको बता दे, इधर वार्ता के बीच भारत ने ईरान में भेज दी मेडिकल मदद। जी हाँ, मेडिकल मदद की दूसरी शिपमेंट पहुंचा दी ईरान। पहुंचने के बाद ईरान ने कहा थैंक यू इंडिया, और थैंक यू कहते कहते भावुक हो गया ईरान दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान का आर्थिक सहयोग करने के लिए भारतीयों ने दिल खोलकर अपने करोड़ों रुपए, अपने सोने चांदी, गहने, गुल्लक सब कुछ फोड़ फाड़ कर दान कर दिया था। ईरान का दूतावास लगातार कुछ दिनों से थैंक यू इंडिया वाली पोस्ट लिखकर हिंदुस्तानियों की दरिया दिली का शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन वहीं अब जानकारी ये सामने आ रही है ताजा पोस्ट में कि ईरान ने मेडिकल मदद से भरा दूसरा जहाज भेजने के लिए भारत सरकार और भारतीय लोगों का आभार जताया है। आपको बताते चले कि 43 दिनों से जंग में उलझे ईरान की मदद के लिए किसी ने चंदा जुटाकर तो किसी ने ईरान एम्बेसी के लिए अकाउंट नंबर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करके ईरानियों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वहीं अब ईरान ने दवाओं से भरा दूसरा जहाज भेजने पर भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, ईरान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है और आज के समय में भी ईरान भारत को स्पेशल फील कराता है। जी हाँ, वही बता दें। दूसरी तरफ जानकारी ये भी है कि इधर ईरान संकट के बीच 312 भारतीय मछुआरों की वतन वापसी हुई है। जी हाँ, आर्मेनिया। इसमें सेफ कॉरिडोर बना है भारत के लिए दोस्तों। नई दिल्ली से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जयशंकर जी ने बताया कि ईरान में फंसे 312 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया है। इन मछुआरों को आर्मेनिया के रास्ते निकाला गया। जयशंकर जी ने इस मदद के लिए आर्मेनिया सरकार और अपने समकक्ष अरारात मिर्जोयान का धन्यवाद किया। इससे पहले भी भारत सरकार ने लगातार प्रयास करके ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का काम जारी रखा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 1200 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है दोस्तों। उधर बता दे, पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की बैठक के बीच यूएई पहुंचे जयशंकर जी। क्या खाड़ी देशों में होने वाला है कोई खास खेल? मिडल ईस्ट में भयंकर वॉर के बीच भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। विदेश मंत्री जयशंकर जी अबू धाबी पहुंच चुके हैं। उन्होंने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की है। इस मीटिंग से दुनिया भर में भारी हड़कंप मच गया है। दोनों नेताओं के बीच मिडल ईस्ट के खौफनाक हालात पर बहुत अहम बात हुई। ईरान ने हाल ही में यूएई पर भी कुछ हमले किए थे। इसने यूएई में रहने वाले इंडियन कम्युनिटी की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया। भारत सरकार अपने नागरिकों की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा अलर्ट है। जयशंकर जी ने कहा कि भारत और यूएई की पार्टनरशिप अब और भी ज्यादा मजबूत होगी। इस मुलाकात से ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत भारी खलबली मच गई है। वहीं भारत से संबंध अहम। तारिक रहमान से पीएम मोदी का खास बॉन्ड। दोस्तों, दिल्ली दौरे के बाद खुलकर बोले बांग्लादेशी विदेश मंत्री। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान ने अपने हालिया भारत दौरे को शानदार और फलदायी बताया। खलीलुर रहमान ने इस हफ्ते 7 से 9 अप्रैल को भारत का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर जी समेत भारत के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इन बैठकों में दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, जल बंटवारा और वीजा सेवा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। रहमान ने दिल्ली ढाका के संबंधों को बेहद खास बताते हुए जल्द ही बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के भारत आने की संभावना जताई है। उन्होंने आगे कहा कि आपसी संबंधों को बेहतर करने की कोशिश हो रही है। दोनों पक्ष आने वाले हफ्तों में इस दिशा में काम करना जारी रखेंगे। इस दिशा में हो रही प्रगति काफी उम्मीद जगाने वाली है। वास्तव में दोस्तों, इस बयान से भारत तो गदगद हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जरूर खलबली मच गई। जी हाँ दोस्तों, उस पाकिस्तान में जो लगातार मोहम्मद यूनुस के सरकार में अपनी पैर जमा रहा था, उसको लग रहा था कि वो बांग्लादेश को भारत से अलग कर देगा और अपने साथ रिश्ते गढ़ लेगा, लेकिन रहमान की सरकार में ठीक उसका उलट होता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ बता दें,
बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथी भीड़ के निशाने पर आए हिंदू घरों दुकानों में की गई बड़ी तोड़फोड़। बांग्लादेश में शनिवार को मॉब वायलेंस की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई। पश्चिम कुश्तिया और उत्तरी पश्चिमी रंगपुर में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। एक और इस्लाम का अपमान करने के आरोप में मुस्लिम आध्यात्मिक नेता की हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी ओर हिंदू समुदाय के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। दोस्तों, ढाका से करीब 300 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित रंगपुर में एक मुस्लिम युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने कई हिंदू परिवारों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये तोड़फोड़ किसी तीसरे पक्ष ने की ताकि मामले की दिशा और जांच को भटकाया जा सके। उधर आपको बता दें, क्या 2028 में फिर से चुनाव लड़ेंगी पूर्व उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस। कहा, मुझे पता है राष्ट्रपति का काम क्या होता है। जी हां, राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व उपराष्ट्रपति कमाला हैरिस ने कहा है कि वो 2028 में फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं। रेवरेंड अल शार्पटन के नागरिक अधिकार संगठन बोले तो नेशनल एक्शन नेटवर्क की एक बैठक में शामिल हुई हैरिस से शार्पटन ने सवाल पूछा कि क्या वो फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं, जिस पर हैरिस ने कहा कि वो चुनाव लड़ने पर विचार करेंगी। साथ ही इस पर भी उनका ध्यान रहेगा कि 2028 में अमेरिकी लोगों के लिए राष्ट्रपति के तौर पर सबसे अच्छा काम कौन कर सकता है। दोस्तों, हैरिस 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हार गई। ट्रंप ने पॉपुलर वोट और इलेक्टोरल कॉलेज दोनों में जीत हासिल की थी। कमाला हैरिस ने राष्ट्रपति बाइडेन के अधीन उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया था। हैरिस ने इससे पहले अमेरिकी सीनेटर और कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल जैसे कई दूसरे पदों पर भी काम किया है। ऐसे में दोस्तों, आप में से कौन कौन ये चाहता है कि बेशक कमाला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन ट्रंप को जल्द से जल्द राष्ट्रपति का पद छोड़ देना चाहिए? कौन कौन ये मानता है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। उधर आपको बता दें, एलपीजी लेकर एक और भारतीय टैंकर ने किया हॉर्मुज पार। देश में कम होगी रसोई गैस की किल्लत। जी हां दोस्तों, अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है भारत के लिए। जी हां, रसोई गैस की सप्लाई को लेकर जो चिंता पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ी रही थी, वो अब कुछ हद तक कम होती दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि एलपीजी लेकर एक और टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए एक्सपोस्ट में बताया कि भारतीय शिपिंग ऑपरेशंस पर अपडेट। भारतीय ध्वज वाला जहाज जग विक्रम, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर है, 11 अप्रैल को पर्शियन गल्फ क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया है। जी हां, कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, जहां गैस की आपूर्ति और होने की गुंजाइश बन गई है। तो उधर आपको बता दें, बंगाल में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रहार खत्म होगा, क्या ममता का खेला। कहा, टीएमसी को सताया हार का डर, भाजपा के खिलाफ रचेगी साजिश। साथ में यूसीसी को लेकर भी दिया बड़ा बयान। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी और भाजपा समेत अन्य पार्टियां पूरी तैयारियों में जुटी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी राज्य में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। इस दौरान मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बंगाल में चुनाव आने के साथ साथ टीएमसी को अपनी हार भी निश्चित लगने लगी है। मोदी जी ने जनसभा में कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तृणमूल यानी टीएमसी को अपनी हार अपरिहार्य लगने लगी है। परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में वे साजिशों का सहारा लेंगे। हाल ही में असम में भी इसी तरह की चाल चली गई थी और पुडुचेरी में भी ऐसा ही हुआ। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फर्जी वीडियो बनाकर झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे और हमें ऐसे झूठों का शिकार नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू यानी यूसीसी लागू करने का शनिवार को वादा भी किया ताकि तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया जा सके। मोदी जी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा शुक्रवार को जारी किया गया भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महाजंगल राज को समाप्त करने का एक खाका है। तो वहीं नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर तंज कसा और कह दिया कि कोई भी ममता बनर्जी से नहीं डरता। साथ में जनता से कई लुभावने वादे भी कर दिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में चुनाव अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीधे जुड़ने के लिए गाँव-गाँव जाकर टोटो यानी जिसे इलेक्ट्रिक रिक्शा भी कहते हैं दोस्तों, उसमें यात्रा की। नंदीग्राम ब्लॉक 2 के रामचक इलाके में अपने प्रचार के दौरान उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से आमने सामने बातचीत की। वहीं उन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराने का भी संकल्प लिया। उन्होंने बिना नाम लिए नंदीग्राम में टीएमसी उम्मीदवार पर भी तंज कसा और उनकी हालिया राजनीतिक निष्ठा में बदलाव को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार ने इस्तीफे से पहले अहम आदेश निकलवाया। सरकारी डॉक्टर के निजी प्रैक्टिस पर लग गई रोक, यानी नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के सरकारी डॉक्टर अब नहीं कर पाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस। क्या है इसका मतलब बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद छोड़ने से पहले स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम आदेश निकलवाया है। राज्य में सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को इसका संकल्प
संकल्प रूपी आदेश जारी कर दिया। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अब पैसा लेकर निजी तौर पर इलाज नहीं कर पाएंगे, इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसा करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकारी डॉक्टर को निजी प्रैक्टिस से रोकने के लिए सरकार अलग से भत्ता देगी। वहीं सीएम योगी ने बदला इस गांव का नाम, मियाँपुर होगा अब रविंद्र नगर। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मियाँपुर गांव का नाम बदलकर रविंद्र नगर करने की घोषणा के बाद गांव के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए और ऐलान किया कि अब मियाँपुर को रविंद्र नगर के नाम से जाना जाएगा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रखा जाएगा। जी हाँ, योगी जी के इस फैसले का क्या आप स्वागत करते हैं? क्या ये सही फैसला है? क्या है आपकी इस पर राय? दोस्तों अवश्य कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें, तेल कंपनियों को तगड़ा झटका। मिडल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने डीजल पर बढ़ा दी एक्सपोर्ट ड्यूटी। जी हां, सरकार ने पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को दुगने से अधिक बढ़ाते हुए इसे 21.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। वहीं जेट फ्यूल यानी एटीएफ पर एक्सपोर्ट चार्ज को 29.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। पेट्रोल पर इस चार्ज को पहले की तरह ही शून्य रखा गया है। दोस्तों, इस बदलाव को लेकर माना जा रहा है कि सरकार घरेलू कीमतों पर महंगाई का भार नहीं देना चाहती है, जिस कारण एक्सपोर्ट ड्यूटी में इजाफा किया है ताकि घरेलू स्तर पर पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल की उपलब्धता बनी रहे। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप है व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।